सभी आए हुए गण्यमान्य अतिथिगण भी जो पहली बार आए हुए हैं और जो हमारे साथ लगभग 10 महीने से रेगुलर यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े हुए साथी हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विद इन अभी 10 मिनट्स भी नहीं, 8 मिनट्स लगभग 73 लोग इसमें जुड़ सके हैं। 100 से ऊपर पहुँचने की पॉसिबिलिटी है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगभग 15 मिनट के अंदर हमारे साथी ज्वाइन हो जाते हैं। जिन लोगों ने माइक वगैरह ओपन किया हो या ओपन करने की तमन्ना रहती है, थोड़ी सी बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं भी जरा बीच में डिस्टर्ब कर लूँ, तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज एक बहुत सीरियस लेक्चर, सीरियस अप्रोच, लेक्चर क्या कहना चाहिए, मुझे अप्रोच बोलना चाहिए कि एजुकेशनल अप्रोच ऑफ द बहुजन समाज और अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरवाद की एजुकेशनल फिलॉसफी पर हमने मनुवाद की एजुकेशनल फिलॉसफी को परखने की कोशिश की है। हमारे सारे साथियों देखो, इसमें IAS लेवल से लेकर क्लास 3 के अधिकारी भी कर्मचारी यहाँ पर हैं। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें तो हम अनिल डोंगरे साहब को उतना ज़्यादा ग्रहण कर सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि हम इस तरह से विद्वान साथियों को बार बार इनवाइट नहीं कर सकते हैं। और वो काफ़ी इस समय 2 फैकल्टी के स्कूल ऑफ थॉट के और मैनेजमेंट फैकल्टी के डायरेक्टर हैं। अंबेडकर थॉट के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD हैं। और बहनाबाई, कवित्री बहनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव की रेपुटेड इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है, गाइड है, रिसर्च गाइड है। इस प्रकार के प्रोफेसर अनिल डोंगरे हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज उनके से हम एजुकेशन फिलॉसफी पर उन्होंने एक जो विचार आज के लिए तैयार किया है वो आपके सामने आएगा। उससे पहले उनका विशेष परिचय देते हुए मैंने आपको केवल उनका एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताया है कि उनकी डिग्रियों की बात करने की जगह उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी। 2 फैक्ट्री स्कूल ऑफ थॉट जिसमें 7-8 महापुरुषों के फैकल्टी हैं, वो HOD हैं, वो सारे के सारे इनके अंडर रहते हैं। दूसरा मैनेजमेंट की 2-3 फैकल्टी हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इस तरह की सारे फैकल्टी के वो डायरेक्टर है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थॉट, इस जलगांव यूनिवर्सिटी में MA इन अम्बेडकर थॉट सिखाया जाता है, उसके HOD। इन तीनों के बाद एक और मैं इनसे सबसे बड़ी बात उनको डिग्री जो उनकी सबसे बड़ी मानता हूँ, वो महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के इंडिया सेंटर फॉर जॉन डेवे स्टडीज, इसके डायरेक्टर है। देखिए ये चीज आपको एक अलग चीज लग रहा होगा कि महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग में जो हमने 4 फैकल्टी बनी, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चौथे गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चौथे गुरु जिसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम उसे रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें मान्यता देती है, वो है प्रोफेसर जॉन डेवे, जो बाबा साहब के 1913 से 1916 तक अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर थे और जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते थे। और उनकी फिलॉसफी को, खासतौर से एजुकेशनल फिलॉसफी को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसी एजुकेशन फिलॉसफी के आधार पर मनुवाद की एजुकेशनल टैक्टिक्स, चालों, षड्यंत्रों को मुकाबला किया और सफलतापूर्वक उन्होंने मनुवाद को ललकारा और उसे डिफेंसिव स्थिति में डाल दी। ये प्रोफेसर जॉन डेवे की एजुकेशनल फिलॉसफी थी, जिसका वापर करके बाबा साहब ने उसने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे इम्प्लीमेंट किया। ये अद्भुत बात थी। हमारा इंटेलेक्चुअल इस एस्पेक्ट को कहीं छोड़ गया था। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का रिसर्च ब्यूरो इस पर अभ्यास करके आप लोगों के सामने आया और बाबा साहब के चौथे गुरु को हमने ढूंढ निकाला। इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी, ये फिलॉसफी को अगर हम देखेंगे तो महान राजा अशोक से लेकर नारायण गुरु, EV रामास्वामी नेकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सारे महापुरुषों ने जो अम्बेडकरवाद को एक शैक्षणिक दर्शन दिया, एजुकेशनल फिलॉसफी दी है, उस पर हमने मनुवाद की या प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हम मनुवाद क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका स्वप्न राम राज्य,
और ये मनुवाद का आधार, उसकी बेसिक विजन है, उनका एम है, लक्ष्य है कि फिर से राम राज्य की स्थापना करना। उसकी वो एजुकेशनल फिलॉसफी के आधार पर अंबेडकरवाद की फिलॉसफी, जिसका एक स्वप्न हमने संजोया है, आप सब लोगों का भी स्वप्न बने, ऐसी तमन्ना के साथ हमने स्लोगन दिया है कि महान राजा अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाए। इस प्रकार के शैक्षणिक दर्शन पर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट की परखने की कोशिश की। हमसे एजुकेशन मिनिस्टर आर.के. निशंक साहब ने 25 जनवरी तक सजेशन मांगे थे। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने वो सजेशन 25 तारीख को 10:41 मॉर्निंग के AM 10:41 AM पर हमने वो एजुकेशन मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फॉरवर्ड किया कि ये अंबेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन, इसे आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड कीजिए, समाहित कीजिएगा। और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में हमारे साथी जो आज के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर अनिल डोंगरे जी ने अहम भूमिका निभाई है। आज इसीलिए हमने उनको इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और आप सब लोगों को अंबेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन पर वक्तव्य देने के लिए हमने एक विशेष अतिथि, हम विशिष्ट क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बीच में वो विशेष इसलिए है कि उनके तरफ एक बहुत बड़ी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, वो है नेशनल कॉपरेशन इंटेलिजेंस क्लास। इस देश में मनुवाद की इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो अच्छी बुरी क्या है, हम उसे इंटेलेक्चुअल भी मानने को, इंटेलिजेंस मानने को भी तैयार नहीं है, और वो क्लास तो है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का सर्व कर रही है। इसके अगेंस्ट, इसके पैरेलल, इसके समकक्ष और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हम अंबेडकरवाद का, उसकी विचारधारा पर नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए इस में सभी, जो बाबा साहब ने बोला था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता, इस उद्देश्य को लेकर, उस रेक्टिफिकेशन को, उस पछतावा को, उस पेबैक के जवाबदारी को निभाने के लिए हमने रास्ता ढूंढा। रास्ता ढूंढकर आप लोगों के सामने ये बात बताते हुए हमें थोड़ा सा स्वाभिमान भी महसूस करना चाहिए कि हमने इस इंटेलेक्चुअल क्लास को लगभग 6 विंगों में बांटा है और उसको विंग को हमने ऑपरेशन नाम दिया। डॉक्टर्स को PBSP माइंड्स ऑपरेशन, इंजीनियर्स को PBSP इंजीनियर्स ऑपरेशन, एडवोकेट जस्टिस को PBSP जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिशियन को PBSP एकेडमिया ऑपरेशन, और IAS IPS अधिकारियों को जो सेंट्रल सर्विस के IAS IFS IRS IAS IPS, इस सारे अधिकारियों के लिए हमने एक और विंग बनाई है जिसका नाम है PBSP एडमिन ऑपरेशन। और समाज को समझाने वाले बनाना, समझकर समझाने वाले बनाना, इसके लिए हमने एक छठवां और ऑपरेशन बनाया है जिसका नाम है PBSP ट्रेनिंग ऑपरेशन। ये 6 फ्रंट पर हम एक साथ मनुवाद का मुकाबला करने के लिए ताकत को जुटा रहे हैं, अंबेडकरवाद को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने एक स्लोगन दिया और क्वेश्चन अपने आप से किया, कैन बी इम्यूनाइज, कैन बी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिजुविनेट, रिजुविनेट, अगेन कैन बी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुविनेट अंबेडकरिज्म। क्या हम अंबेडकरवाद को पौष्टिकता, नावीन्यपूर्ण, सबलता और यौवन परिपूर्णता दे सकते हैं क्या? ये सारा चैलेंज आप लोगों के सामने हम समर्पित करते हैं और उस तहत में आप लोग आज की एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत गौर से कंसंट्रेशन होकर इसको सुनोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका कंसंट्रेशन हम आज रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, क्योंकि आज का लेक्चर ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है और इस गरिमा को बनाते हुए हम प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज गाइड अस। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर अनिल डोंगरे। सहकारिता आंदोलन से जुड़े सभी
सहयोगियों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धीमंत PR अंबेडकर जी, कन्वीनर धीमंत नाहर सिंह जी और भारत के कोनों कोनों से जुड़े हुए सभी सहयोगियों, मेरा सबको सबसे पहले जय भीम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उपलक्ष्य में जो सजेशंस दिए गए थे, सजेशंस मंगवाए गए थे, जैसे कि PR अंबेडकर जी ने बताया कि वो सजेशंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजे गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के को डिस्कशंस करने के पहले कुछ चीजें जो है हिस्ट्री में झांकना, अगर इनके पहलुओं को समझना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखते हैं तो प्राइमा फेसी आपको ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही उम्दा, बहुत इनोवेटिव और आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट प्रतीत होता है, महसूस होता है, ऐसा आपको लगेगा। जिस तरह से उसको पिरोया गया है, जिस तरह से शब्दों में उस 65 पेजेस को ढाला गया है, सो बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल जो है उस डॉक्यूमेंट्स को पहली नजर में पॉजिटिविटी के हिसाब से देखता है, बहुत उम्दा डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखता है। लेकिन पीबीएसपी प्रोग्राम के माध्यम से जो रिसर्च हम लोगों ने की है, ये डॉक्यूमेंट्स जितना अट्रैक्टिव, जितना उम्दा और महत्वपूर्ण लगता है, उतना ही ये डॉक्यूमेंट जो है आने वाले दिनों में, आने वाले 30-35 सालों में बहुजन समाज को अंधेरों में ढकेलने वाला एक डॉक्यूमेंट, अगर उसको गहराई से माइन्यूटली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुजनों की जनरेशंस को नष्ट करने वाला डॉक्यूमेंट्स आपको महसूस होगा जब हम उसको डिसेक्ट करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं कि हाउ दिस डॉक्यूमेंट्स इज वेरी डिस्ट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर द बहुजना ऑफ दिस कंट्री, ये जानने के लिए साथियों, सहयोगियों, हमें एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत लाजमी बनता है। Why 15% पिछले 2000 वर्षों से 85% लोगों पर 15% लोग जो है शासन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछना, इस पॉलिसी को डिसेक्ट करना है, इसके डिसएडवांटेज को जानना है, तो ये सवाल पूछना लाजमी बनता है कि पिछले 2000 सालों से 85% बहुजनों के ऊपर 15% लोग शासन क्यों कर रहे हैं? ये आप सभी महानुभाव इंटेलेक्चुअल को हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट लगेगा। कोई इसके ऊपर ये कहेंगे कि आजादी के बाद तो ये परिस्थिति नहीं है, ये परिस्थिति है। ये जानने के लिए इन 15% लोगों ने, रूलिंग क्लास ने, गवर्निंग बॉडी ने, गवर्निंग क्लास ने इस 85% लोगों के ऊपर राज करने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल किया, ये टूल्स के ऊपर, ये अस्त्र के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उस अस्त्र के अनुसार अगर हम एडीपी 2020 को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बहुजन समाज का विध्वंस करने वाला है। तो मेरा सवाल ये था साथियों, सहयोगियों,
कि पिछले 2000 वर्षों से 85% जनता पे 15% जो रूलिंग क्लास है वो शासन क्यों कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे क्या शस्त्र इस्तेमाल किया, ये जानना बहुत लाजमी बनता है। साथियों, 4 चीजें हैं जो हम लोग जो है, मतलब इस देश का बहुजन वर्ग जो है, इन 4 शब्दों को, इन 4 शब्द की महत्ता को जान पाने में असमर्थ रहा है। बाबा साहब ने अपनी पूरी रीडिंग्स में इन चारों शब्दों का, महात्मा फुले जी ने, पेरियार जी ने इन 4 शब्दों का या 4 अस्त्रों का बहुत गहराईपूर्ण इस्तेमाल, बहुत गहराईपूर्ण अभ्यास किया हुआ जब हम उनका लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है। ये 4 शब्द क्या है? मेरा सवाल फिर से सुनिए। मेरा सवाल है, पिछले 2000 वर्षों से 85% जनता पर 15% शासन क्यों कर रहे हैं? तो 15% शासन करने के लिए 4 शब्दों का, 4 अस्त्रों का उन्होंने वापर किया। ये 4 शब्द क्या है? ये 4 शब्द हैं फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, विकल्पों की स्वतंत्रता या विकल्पों की आजादी, नेचुरल राइट्स और स्लेवरी। इन 4 शब्द, ये 4 शब्द नहीं, ये 4 अस्त्र हैं। ये 4 अस्त्र जो है, बहुजन जो है पिछले 3,000 सालों से, मतलब 2000, पिछले 2000 सालों से, पिछले 2200 सालों से ये 4 अस्त्रों की महत्ता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने में कहीं ना कहीं कम गिरे हैं। ये जो 4 शब्द की महत्ता है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने पुरजोर तरीके से अपने रीटिंग्स एंड स्पीचेस में, अपने एक्शंस आइडियोलॉजी में उन्होंने पिरोई है। सो ये 4 शब्द जो है, ये 4 अस्त्र जो है, इस देश के हुक्मरानों ने, जो 15% है, इस देश के हुक्मरानों ने ये बहुजनों के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया है। अब आप बोलोगे कि आर्टिकल 21 से लेके आर्टिकल 35 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड फ्रीडम्स, इट प्रोवाइड राइट टू इंडिविजुअल्स। लेकिन ये आजादी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, क्या ये वो आजादी वाकई में बहुजन समाज जो है एंजॉय कर रहा है? ये बहुजन समाज जो है, अगर इसकी दशा और दिशा को हम परखते हैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, तो आप समझ पाएंगे कि आजादी के 73 साल के बाद भी हम आजाद नहीं हुए। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहूंगा। आजादी, फ्रीडम्स जो है, ये अस्त्र का इस्तेमाल पिछले 2000, स्वतंत्रता का अस्त्र जो है, इसका इस्तेमाल 15% लोगों ने गुलामी बनाने के लिए किस तरह से किया है, और वो आज भी किस तरह से कारगर है। इंस्टेड ऑफ हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 21 to 35, you'll find that कि भारतीय जनसंख्या का 90% राष्ट्रीय धन का 90% लोगों के पास भारतीय कुल संपत्ति जो है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स का, ये शायद मैंने दोहराया भी है पिछले 1-2 लेक्चर्स में, कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश की 77% राष्ट्रीय वेल्थ जो है, राष्ट्रीय संपत्ति जो है, इस देश के 13% लोगों के पास है। इस देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% जो है, इस देश के 13% लोगों के पास है। मजे की बात यह है
कि वो 13% में भी 1% लोग जो है इस देश की 73% टोटल वेल्थ जो है इस देश की वो उसका स्वामित्व वो जो ऑक्युपाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश का 10 से 15% लोगों के पास सिर्फ इस देश की 13% राष्ट्रीय संपत्ति है। अब हम आपसे पूछता हूं कि 1950 के बाद जो हम आजाद हुए हैं, क्या हम आजाद हुए हैं? क्या हम आजाद हुए हैं? और एक मजे की बात बताता हूं कि 8 करोड़ जनता जो है इस देश की, कम से कम 8 करोड़ जनता जो है हर साल स्वास्थ्य सेवा के देखभाल का जो एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके वजह से जो है गरीबी में ढकेली जाती है। और साथियों, सहयोगियों, बड़े दुख की बात है कि हर 2 सेकंड्स में हर 1 सेकंड्स में लगभग 2 बहुजनों की मृत्यु होती है हर सेकंड में, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू हेल्थ। अगर ग्रामीण भारत में एक न्यूनतम मजदूरी पाने वाले कर्मचारी को एक न्यूनतम कमाने उसकी न्यूनतम कमाई का अगर हम जिक्र करें, तो एक बड़ी कंपनी का सीईओ जितना कमाता है, उतना कमाने के लिए एक साल में जितना कमाता है, उतना कमाने के लिए ग्रामीण भारत का एक न्यूनतम मजदूरी कमाने वाले को 961 साल लगेंगे। 961 साल लगेंगे एक सीईओ की बराबर की सैलरी कमाने के लिए। यही बात हम उच्च शिक्षा की करते हैं, तो लगभग उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है 18-19 का स्टेटिक्स है, ये कुल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में टोटल यूथ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ 73 लाख 18-19 का डाटा है, हायर एजुकेशन में वो लोग आए थे। और इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो 13% एससी, 5.5% एसटी, 5.2% मुस्लिम, 2.3% जो है अल्पसंख्यक समुदाय, और करीबन 30 से 35% जो है ओबीसी समाज जो है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखा गया। इसका मतलब क्या कि इस देश के 15% लोगों के 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे जो है हायर एजुकेशन में है। आजादी की ये जो स्थिति है, आजादी के बाद वाली ये स्थिति है, ये 2000 साल पहले की स्थिति को दर्शाती है। कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो शायद मैंने पिछले मेरे मीटिंग में मैंने कहा था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए न्यूट्रिशंस का खाना, न्यूट्रिशंस का मिलना जो है वो बहुत जरूरी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनके मानकों के तहत 400 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डेली सेवन करना अनिवार्य है साथियों। 400 ग्राम का फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली खाना जरूरी है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल्स और फ्रूट उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन इस देश की 5% जनता, सिर्फ 8 करोड़ लोग जो है 2900 रुपए फल और सब्जियों पे ऊपर खर्चा करते हैं, और बाकी का 95% लोग जो है या 85% लोग जो है 200
200 रुपए भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे खर्चा नहीं कर सकते। इसके वजह से हेल्थ का इशू जो है सबसे इस देश के अंदर यस, आवाज गई सर, वॉइस गई, वॉइस गई सर। यस, नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ, यस यस सर। सो साथियों, क्या क्या हमें आजादी का आज के परिप्रेक्ष्य में आजादी ये शब्द का अर्थ जो है, अगर आप नेशनल डिबेट टेलीविजन पे देखते हैं तो आजादी ये शब्द का अर्थ जो है एंटी नेशनल तरीके से लिया जाता है। लेकिन ये आजादी के शब्द को जो है 2000 सालों से शस्त्र के तहत इस्तेमाल किया गया और बहुजनों की आजादी छीनी गई। दूसरा जो अस्त्र है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 21 और 21 से लेकर 35 तक जो राइट्स दिए गए हैं उससे तो आजादी मिली है, लेकिन उससे भी बड़ा अस्त्र ये रूलिंग क्लास ने इस्तेमाल किया है, वो है फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को बहुजनों के लिए नहीं छोड़ा है। ये फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को रिलीजन्स के माध्यम से, कास्ट के माध्यम से डिवाइड किया गया इस देश के अंदर। इस देश के अंदर रिलीजन और कास्ट के माध्यम से फ्रीडम ऑफ चॉइस को खत्म किया गया। देखिएगा कि हम गुलाम क्यों हैं। बहुजन जो है पिछले 2000 सालों से गुलाम क्यों है। 85% पे 15% लोग रूलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। उसका सिंपल उदाहरण देता हूं। एवरीबडी हैव फ्रीडम टू वॉच टेलीविजन, बट यू डोंट हैव freedom of choice to watch the content. You don't have freedom of choice to watch the content which has been served to you by these 15% people. आप देखिएगा कि कार्टून चैनल जो है, कार्टून चैनल पे बच्चों को क्या परोसा जा रहा है कि एक लड्डू खाने से इतनी पावर आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि वो किसी भी चीज को, बच्चा जो है किसी भी चीज को पा लेता है। आप देखिएगा हमारे कार्टून जो है, डिज्नी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे कार्टून्स अगर आप देखते हैं तो आपको मोटू पतलू मिलता है, आपको छोटा भीम मिलता है, आपको कृष्णा मिलता है। जो हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को, बहुजनों के बच्चों को जो है गुलामी की ओर ढकेलता है। साथियों, अगर आप डिज्नी के चैनल्स देखोगे, मतलब अभी मैं 5 मिनट इसके ऊपर लूंगा। अगर आप डिज्नी के चैनल देखते हो तो द कार नाम की एक मूवी देखिए, डेस्पिकेबल नाम की एक कार्टून मूवी देखिए, या रैटेटुला नाम की एक कार्टून मूवी देखिएगा। वो क्रिएटिविटी कैसे अपने बच्चों को परोसते हैं, इसका ये ज्वलंत उदाहरण, अगर आप, ये बच्चों के लिए ये कार्टून मूवी बनी है, लेकिन ये मूवी बच्चों के लिए नहीं बनी, वो एडल्ट लोगों के लिए बनी है जो वो बच्चों को परोसते हैं। तो दे क्रिएट क्रिएटिविटी हियर इन इंडिया, दे यूज दिस टूल्स। They didn't make the Bahujana 85% people to provide freedom of choice. They provided freedom because they cannot deny the freedom because of constitutional provisions. But the freedom of choice is not for us, and by using these tools, ये अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए
पिछले 2000 सालों से साथियों ये जो है 85% लोगों पे 15% लोग जो है राज कर रहे हैं। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम, आजादी, विकल्पों की आजादी, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या है? जॉन लोकी 1660 में जॉन लोकी और रूसो ने ये चीजें, और उसके बाद जेफरसन, थॉमस जेफरसन, जिन्होंने डिक्लेरेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट अमेरिका में बनाया, मतलब जिसके ऊपर अमेरिका की लोकशाही की नींव रखी गई, 1776 में ये डॉक्यूमेंट्स लाया, डिक्लेरेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके पहले जॉन लोकी और रूसो ने नेचुरल राइट्स की बात की है। सो नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट है द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी एंड ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। क्या हमें राइट टू लिबर्टी एंड ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है? क्या हमें राइट टू लाइफ है? पिछले 50 दिनों से इस देश का बहुजन जो है दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। पिछले 50 दिनों से, 52 दिनों से। They now see, if you look at into, are they enjoying right to natural life, natural rights? Are they enjoying natural rights? That is right to life, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का स्वामित्व। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, 1% लोगों के पास इस देश की 73% राष्ट्रीय संपत्ति है। सो देखो कितना गुड़ी गुड़ी दिखता है कि आजादी के बाद 11% की जीडीपी इस साल प्रेडिक्टेड किया गया है। कितना कोजी पिक्चर दिख रहा है, लेकिन बैक में अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो इस देश के अंदर बहुजनों को कुचलने के लिए नेचुरल राइट्स को भी प्रोवाइड नहीं किया गया। जो नेचुरल राइट्स की बात 16वीं सदी में लोकी और रूसो ने की थी, और अमेरिकन डेमोक्रेसी जिसमें थॉमस जेफरसन ने इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन में कहा था कि राइट टू लाइफ प्रोवाइड करो, राइट टू लिबर्टी और ऑनरशिप प्रोवाइड करो, और एक चीज जोड़ा था, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की खोज। क्या ये गवर्नमेंट, क्या इस देश के हुक्मरान पिछले 2000 सालों में बहुजनों के खुशी के लिए काम कर रहे हैं? तो सवाल, मतलब इसका जवाब आता है ना। सो साथियों, इन चारों टूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इस देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। मैंने क्या कहा कि 85% लोगों के ऊपर 15% 2000 सालों से राज कैसे कर रहे हैं। तो इस टूल का निगेटिव, मतलब अगेंस्ट में इस्तेमाल करके, फ्रीडम है तो फ्रीडम को खत्म करो। ये फ्रीडम जो है मतलब समाज के अंदर मुक्त संचार करना नहीं होता है। फ्रीडम का अर्थ होता है शुद्ध पानी पीने की आजादी। फ्रीडम का अर्थ होता है जुडिशियस आउटलुक निर्माण करे, सत विवेक बुद्धि का निर्माण करे, ऐसी एजुकेशन प्रणाली मिलने की आजादी। इस परिप्रेक्ष्य में आजादी शब्द का इस्तेमाल रूसो, जेफरसन और लोकी ने किया है, और बाबा साहब अंबेडकर, फिर महात्मा फुले, साहू महाराज, पेरियार जी ने भी इसी तरीके से फ्रीडम, ये सबकी व्याप्ति का डिफाइन किया है साथियों। तो ये लोग फ्रीडम को फिर स्लेवरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस को वो फ्रीडम तो ऑन पेपर उन्होंने दे दिया है, वो देते हैं। तो फ्रीडम से अगर काम नहीं बन रहा है तो फ्रीडम ऑफ चॉइस को वो मारते हैं। इस शस्त्र का इस्तेमाल करके वो रूल करते हैं। तो इस देश के अंदर
सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इन चारों अस्त्रों को बहुजनों के अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम है मनुस्मृति, जिसके रचयिता है सुमति भार्गव। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसका उल्लेख किया उनके रीडिंग्स एंड स्पीचेस में। तो सबसे पहले 2000 साल पहले जो पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी का नाम है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि आजादी को किस तरह से स्लेवरी में बदला जाए, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि गुलाम बने, और नेचुरल राइट्स को कैसे डिनाई किया जाए, इसका तजवीज जो है पहली एजुकेशन पॉलिसी जो सुमति भार्गव ने लाई थी उसमें इसका जिक्र किया गया। साथियों, अब आजादी के बाद की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम, नेचुरल राइट्स और ये स्लेवरी को किस तरह से आजादी के बाद बहुजनों के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया गया, ये जानने के लिए आपको जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का चैप्टर 1 पढ़ना पड़ेगा। मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना, आजाद होके भी गुलाम कैसे बनाना, नेचुरल राइट्स को प्रोवाइड करते हुए भी बहुजनों को कैसे वंचित करना, और मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और सांस्कृतिक गुलामी को कैसे लादना, ये अगर समझना है साथियों, तो हमें सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है इसके ऊपर प्रकाश डालने की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश जो है इस देश के 85% लोग जो है उस एंगल से मतलब वो देखने की एबिलिटी ही 73 साल में पैदा नहीं हुई है। तो ये किस तरह से अप्लाई होते हैं, 15% लोग जो है इस अस्त्र को आजादी के बाद किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं गुलाम बनाने के लिए, बहुजनों को वंचित रखने के लिए, बहुजनों को डिग्निफाइड क्लास बनने से वंचित रखने के लिए, प्रबुद्ध बनने से वंचित रखने के लिए, ये चार अस्त्रों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए आपको सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है इसके बारे में सोचना अनिवार्य बन जाता है। अब इसका उत्तर जो है आपको भारतवर्ष की किसी भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के रीडिंग्स एंड स्पीचेस के अलावा आपको इसका उत्तर कहीं मिलता है तो जॉन डेवी के डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में मिलता है। तो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जब तक आप जान नहीं पाओगे तब तक फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, नेचुरल राइट्स और स्लेवरी, ये अस्त्रों को बहुजनों के अगेंस्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जॉन डेवी ने कहा है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हो तो जॉन डेवी ने कहा है कि सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ। सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है बायोलॉजिकल लाइफ, ये महत्वपूर्ण एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है, उन्होंने क्या कहा है, सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ। दिस ट्रांसमिशन
occurred by communication of, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, this transmission occurred by communication of habit of doing, thinking and feeling from older to younger. देखिएगा, from older to younger, transmission of habit of doing, thinking and feeling from older to younger. कोई भी सोसाइटी जो है सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन से एग्जिस्ट नहीं होगी, मतलब हमने जन्म दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी एग्जिस्ट होगी। तो उसके साथ साथ देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग होना चाहिए, तभी जाके सोसाइटी एग्जिस्ट होती है। अब जब मैं हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग की बात करता हूं तो यंगर जनरेशन, सॉरी मैच्योर जनरेशन से यंगर जनरेशन में क्या क्या ट्रांसफर होने से सोसाइटी एग्जिस्ट होगी? कस्टम, इंस्टीट्यूशंस, बिलीफ, देन विक्टरीज, डिफीट्स, रिक्रिएशन, ऑक्यूपेशन, बिलीफ्स, आइडियल्स, hopes, happiness, misery, practices, then language, belief, ideas and social standard. ये सारी, ये जो चीजें मैंने कही है, ये these are the part and parcel of habit of doing, thinking and feeling. तो रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो है सोसाइटी एग्जिस्ट तभी करेगी जब कस्टम, हैबिट, नॉलेज, लैंग्वेज, स्टैंडर्ड, ट्रेडिशंस, कल्चर ये ओल्डर जनरेशन से यंगर जनरेशन में जब ट्रांसमिट करेगी तब होगा। अब साथियों, ये सारे जो एट्रीब्यूट जो है लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को पैदा करते हैं, जो इस समाज के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अभी देखिएगा कि इस सोशल एग्जिस्टेंस के फिलॉसफी को बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले 2000 सालों से कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस बहुजन समाज के अंदर इस देश के 15% हुक्मरानों ने पैदा ही नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? क्योंकि ट्रांसमिशन occurred by means of communications of habit of doing, thinking and feeling from older to younger, ये क्या यंगर टू ओल्डर टू यंगर पास होगा बहुजनों के लिए, ये उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइसेस नहीं दिया। ये चीजें कब पॉसिबल होती है? ये चीजें जो है दो प्रकार के एजुकेशन से पॉसिबल होती है। वो दो प्रकार के एजुकेशन क्या है? एक होता है डेलिबरेट एजुकेशन और दूसरा होता है इंसिडेंटल एजुकेशन। इंसिडेंटल एजुकेशन जो है बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, ये इंसिडेंटल एजुकेशन होता है, बराबर। ये इंसिडेंटल एजुकेशन भी जो है पहली एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, वो डेलिबरेट इंसिडेंटल लर्निंग भी जो है वो डेलिबरेट लर्निंग हुई है, बिकॉज इट डजंट प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ चॉइसेस to the young mind since last 2000 years of this bahujana of this country. Alright, so incidental learning भी जो है, क्योंकि पहले जो है मतलब 20वीं सदी के पहले तक जो है एजुकेशन की ब्रांचेस नहीं बनी थी। रिलीजन was the only branch which covered astronomy, which covered mathematics, which covered physics, which covered biology. डार्विन ने उसको चैलेंज किया, कोपरनिकस ने उसको चैलेंज किया और रिलीजन से फिर एस्ट्रोनॉमी सेपरेट हुई। डार्विन ने जब
रिलीजन्स को देखो, डार्विन ने जब रिलीजन को चैलेंज किया तो बायोलॉजी सेपरेट हुई. सो प्रीवियसली सिंस लास्ट विद द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ये एजुकेशन के जो डिफरेंट ब्रांचेस अभी अपने को नजर आते हैं, वो एक ही ब्रांच थी, रिलीजन नाम की एक ब्रांच थी, जिसके अम्ब्रेला के अंदर सारे के सारे सेपरेट ब्रांचेस वो आते थे. तो साथियों, भारतवर्ष के अंदर ये फ्रीडम ऑफ चॉइस और नेचुरल राइट्स को रिलीजन्स के अंदर जितने भी ये पहलू है, जितने भी अभी हम लोग अलग अलग सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ते हैं, वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं. और बहुजनों के लिए जो उसके ओल्डर से एक माइंड में ट्रांसमिट होने वाला था, वो चॉइसेस नहीं होने की वजह से, क्योंकि कास्ट के वजह से, देखो कास्ट इन इंडिया में इसका बहुत सटीक तरीके से बाबा साहब ने इसका मूल्यांकन किया गया है. तो कास्ट के वजह से जो है, सुतार का बच्चा सुतार बनेगा, चमार का बच्चा जो है चमार बनेगा, महार का बच्चा है महार बनेगा, माली का बच्चा है माली बनेगा, और वो वही प्रोफेशंस को सीखेगा और वही प्रोफेशंस को आगे बढ़ाएगा. ये सारी चीजें जो है रिलीजन्स के माध्यम से इस फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को बहुत ही सोची समझी चाल के तहत इस देश के अंदर इंप्लीमेंट किया गया. सो सोशल एग्जिस्टेंस जो है, लाइक माइंडेड सोशल एग्जिस्टेंस के लिए लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, इस देश के अंदर पिछले 2000 सालों में बहुजनों के अंदर पैदा ही नहीं हुई. इसके लिए एक व्यवस्था निर्माण की गई. इस व्यवस्था को आज भी जो है बहुत इलाइट क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ बहुजना देख पाने में सक्षम नहीं है, और देख नहीं पाता. उसको देखना चाहिए. ये हम सब महानुभाव 100 लोग जुड़े हैं. ये 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये 4 टूल्स को, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, नेचुरल राइट्स और स्लेवरी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी और कल्चरल स्लेवरी, इसको एजुकेशन के माध्यम से कैसे डिनाई किया गया, कैसे शस्त्रों को इस्तेमाल किया गया, ये सारे टूल्स को फिर से रिवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम 100 लोगों की है. देन एंड ओनली देन हम लोग जो है संख्या बल से तो ज्यादा है, लेकिन हम गुलाम हैं. ये गुलामी की अवस्था को साथियों, सहयोगियों, हमें कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब हमें बदलना है. तो इन शस्त्रों को बहुत गहराई से पीबीएसपी के माध्यम से समझना, पीबीएसपी के ट्रेनिंग के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है फिर से एक बड़ा बवंडर खड़ा करने वाली है, बहुजनों को फिर से गुलाम करने वाली है. क्योंकि इसके तहत जो प्रोविजंस किया गया, ये 65 पेज का डॉक्यूमेंट है साथियों, सॉरी 65 पेज का जो डॉक्यूमेंट्स जो है, ये 65 पेज के डॉक्यूमेंट्स को इस एंगल से देखना है. जब हम सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होते हैं, इस एंगल से उसको देखेंगे, जॉन डेवी के नजर से देखेंगे, तब उसमें आपको फ्लॉ नजर आएंगे. क्योंकि सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए जो बातें मैंने कही, वो बातें जो है शिक्षा के उद्देश्य को उद्घोषित करती है. जॉन डेवी के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है टू प्रोड्यूस सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करना. देखो सोसाइटी कैसे, गुलाम हम क्यों हैं? क्योंकि इस देश का 85% जो है अपने अपने तबके में, अपने अपने ग्रुप में, छोटे छोटे कास्ट में, छोटे छोटे जातियों में,
छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप में बटा हुआ है। सो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को जब हम देखते हैं तो उस नजरिए से जब हम एजुकेशन को देखते हैं, फिर बड़े पैमाने पे एजुकेशन का उद्देश्य हमें नजर आता है। तो एजुकेशन का उद्देश्य किस तरह का एजुकेशन? डेलिबरेट एजुकेशन एंड इंसिडेंटल एजुकेशन। उसका उद्देश्य है संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करना। ये संवेदनशीलता और जवाबदेही क्या बहुजनों के अंदर पिछले 73 सालों में पैदा हुई है? क्या हम आजाद हुए? नहीं हुए। बाबा साहब ने आगरा में 1952 में कहा था, इस देश के शिक्षित समाज ने मुझे धोखा दिया। इस देश के शिक्षित समाज ने, क्योंकि उनको नजर आया था कि अगले 73 साल में क्या होने वाला है। इस देश का बहुजन समाज के अंदर का इलाइट क्लास जो है, उन्होंने एजुकेशन के महत्व को ही नहीं जाना। जो इलाइट क्लास बना 1970 के बाद, जो इलाइट क्लास बना, एजुकेशन के इस उद्देश्य को उन्होंने परिपूर्ण होने ही नहीं दिया। बाबा साहब जानते थे, 1952 में जानते थे, क्योंकि वो ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट। आने वाले दिनों में अगर मतलब अच्छा रहा तो मेरी एक किताब भी आएगी, दी साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बाबा साहब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। वो उन्होंने 100 साल के आगे क्या होगा ये परखा था। 1980 के बाद जो इलाइट क्लास बहुजनों के अंदर पैदा हुआ, वो इलाइट क्लास, आई एम सॉरी टू से साथियों, सहयोगियों, वो संवेदनशील और जवाबदेही उसके अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए। शिक्षा का ये उद्देश्य जो है, ना पहली एजुकेशन पॉलिसी जो सुमति भार्गव ने लाई थी, आजादी के बाद जो पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, 86 में आई, अमेंडमेंट 1992 में हुआ, और 2020 की पॉलिसी जो है, इसमें भी शिक्षा का ये उद्देश्य संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करना, इसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। दूसरा उद्देश्य जो है शिक्षा का, वह है समृद्ध अनुभव की भविष्य में निर्माण करना। अभी क्या कहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग फीलिंग एंड थिंकिंग। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समृद्ध अनुभवों का भविष्य के लिए निर्माण कर रही है? इसका उत्तर भी अगर आप गहराई से इस देश के एजुकेशन पॉलिसी को, अध्ययन पॉलिसी को आप अगर अभ्यास करते हैं, तो ये उद्देश्य भी जो है कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। वो उद्देश्य भी जो है पिछले 2000 सालों से जो व्यवस्था मनुस्मृति में की गई है, ये एजुकेशन पॉलिसी में मतलब आपको नजर आएंगी, या फिर इसके तहत जो टूल्स बनाए गए, जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी बनाई गई, उनके माध्यम से उन्होंने जो है, अभी देखिएगा कि 2000 में करिकुलर मॉडल बना था, 2000 में शिक्षा नीति में करिकुलर मॉडल बना था। वो करिकुलर मॉडल इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था। वो इंप्लीमेंट होने नहीं दिया इस देश के 15% लोगों ने। तो शिक्षा का अगर सोशल एग्जिस्ट, हाउ सोसाइटी डज एग्जिस्ट, इस नजरिए से जॉन डेवी के वक्तव्य को देखते, और जॉन डेवी के उस वक्तव्य को इस नजरिए से देखते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य बनता है संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करना, समृद्ध अनुभवों का भविष्य में निर्माण करना, और सबसे विशेष उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से सही दिशा में व्यक्ति का कौशल बढ़ाना। हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, विशेष रूप से सही दिशा में। देखो, ये तीन चीजें जो है फोरसाइट पैदा करती है। ये तीन उद्देश्य जो है फोरसाइट पैदा करती है। ये फोरसाइट जो है, इस तीन उद्देश्य के माध्यम से जो फोरसाइट पैदा होगा, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस को पैदा करेगा।
लेकिन इन तीन उद्देश्यों को बहुजनों ने कभी समझा नहीं, या बहुजनों में जो इलाइट क्लास पैदा हुआ है, जो इलाइट क्लास 1980 के बाद पैदा हुआ, जिसमें प्रोफेसर है, लॉयर्स है, आईएएस है, आईपीएस है, सिविल सर्विसेज में जो जिनकी सबसे बड़ी सर मैं इसमें सिविल सर्वेंट तो नहीं है ना? हैं सर, हैं। संयोगियों, आपको ये बात चुभेगी, लेकिन सिविल सर्वेंट की जो सबसे बड़ी जवाबदेही थी, वो जवाबदेही भी सिविल सर्वेंट लोग जो है, जो पॉलिसी मेकर के साथ काम करते थे, बहुजनों के अंदर के जो पॉलिसी मेकर के साथ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस जवाबदेही को निर्माण करने के लिए कार्य नहीं किया, प्रयास नहीं किया। इन मैं भी बोलूंगा, मतलब उसमें मैं भी आता हूं कि जिस 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 एनफोर्समेंट से मैं अपनी बात रखता हूं, शायद मैं भी कहीं ना कहीं कम गिरा हूं, मैं भी कहीं ना कहीं कम गिरता हूं। तो साथियों, ये फोरसाइट निर्माण करने की जो चेष्टा हम लोगों ने, इलाइट क्लास ने करनी चाहिए थी, वो की नहीं, पॉलिसी मेकर्स ने नहीं की, और उसके वजह से जो है 2000 सालों से भी ये देश का बहुजन समाज जो है आज भी गुलामी के अंदर जी रहा है, और आने वाले 100 वर्षों में भी गुलाम बन के जिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन के इन पहलुओं को बाबा साहब के बाद हम लोग देख ही नहीं पाए। बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल क्लास की 1937 में डेफिनेशंस की थी। क्या 15% लोग इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल क्लास है? तो बाबा साहब ने कहा कि वो 15% इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है। अब वो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, लेकिन वो रूलिंग क्लास, क्योंकि वो क्या उन्होंने क्या किया है, देखो, बहुजनों के अंदर का लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को तोड़ा। उन्होंने बहुजनों के अंदर की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको तोड़ी। उन्होंने समृद्ध अनुभवों का भविष्य में निर्माण करने की प्रक्रिया को तोड़ा बहुजनों के लिए, लेकिन अपने ग्रुप के लिए 15% के लिए उन्होंने यही चीज की। साथियों, यही चीज उन्होंने की। आईआईटीज में 1957 के बाद आईआईटीज, आईआईएम्स अस्तित्व में आए। उसमें 2006 तक जो है, उसमें पढ़ने वाला इलाइट समाज का बच्चा है, और इसमें बहुजन का बच्चा नहीं जाए, उसकी आईएम्स की फीस है 25 लाख रुपया। आईएम्स की फीस है 25 लाख रुपया। उसमें भी एक भी आईएम्स में ओबीसी का एक भी फैकल्टी नहीं है, आजादी के 73 साल के बाद। अगर आप एसटी का प्रतिनिधित्व सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व एज ए वाइस चांसलर देखते हो, तो 1% भी वाइस चांसलर जो है इस देश के अंदर बहुजन समाज से नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कम उम्र से स्टेट यूनिवर्सिटी में वो चीजें आई है, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है बहुजन तो एमएलए एमपीज है, लेकिन रूलिंग क्लास जो है, डिसीजन मेकर्स जो है, वो 15% ही लोग है। 118 जो है कठपुतली है, 131, 118, 131 लोग जो है पार्लियामेंट में जो बैठते वो कठपुतली है। वो उनके अंदर की संवेदनशीलता, उनके अंदर की जवाबदेही जो है समाज के प्रति जो है, वो जीरो है, शून्य है। साथियों, ये जीरो और शून्य क्यों है? क्योंकि इनको जो एजुकेशन मिला, वो एजुकेशन जो है, इट वाज, दे रिसीव द एजुकेशन विच वाज where there was absence of understanding of concept of freedom, there was absence of understanding of concept of freedom and choices, freedom of choices, there was absence of understanding about natural rights, right to life। right to life क्या है? अगर right to life का अर्थ इस देश के बहुजन अगर जानते, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर मतलब 300 लोग जो है बहुजन है, 300 से आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट
more than 300 people are from बहुजना, लेकिन 52 दिनों से देश का किसान जो है, देश का अन्नदाता जो है, भूखा प्यासा लड़ाई दे रहा है, भूखा प्यासा लड़ रहा है। ये संवेदनशीलता इस देश के अंदर एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुजनों के लिए मारी गई, इन्होंने समझने ही नहीं दिया। तो साथियों, 99% लोग हैं, ये हम लोगों की इस वर्क से, इस मोमेंट से, जो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट हमें सिखाता है, पास्ट से सीख के हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एजुकेशन फिलॉसफी को इस अस्त्र के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, नेचुरल राइट्स, स्लेवरी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और एजुकेशन का उद्देश्य संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन करना, जिसकी कमी हमेशा इस देश के अंदर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रही है। बिकॉज द रूलिंग क्लास विच इज नॉट इंटेलेक्चुअल, बाबा साहब ने कहा था 1936 में कि इंटेलेक्चुअल क्लास वो होता है जो ऑनेस्ट होता है, जो डिसइंटरेस्टेड होता है। और एक मैं भूल रहा हूँ, एक और एक पहलू है, ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्टेड और इंडिपेंडेंट। ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्टेड एंड इंडिपेंडेंट, जिस क्लास के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स होता है वो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है। लेकिन हम लोग जो है ये तीनों चीजों में कम गिरे। ये तीनों चीजों में क्यों कम गिरे? क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता और जवाबदेही का उत्पादन इस एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कोई भी एजुकेशन पॉलिसी पैदा करने में कामयाब, मतलब जानबूझ के पैदा ना हो, इसीलिए जो टूल्स इस्तेमाल किए रूलिंग क्लास ने, वो सक्षम हुए, वो कामयाब हुए। तो साथियों, ये चीजें जो है इस एंगल से, मतलब अभी किस एंगल से आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस पैदा करती है? अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस पैदा होगा तो संवेदनशील और जवाबदेह बनेगा बहुजन क्लास, तो समृद्ध अनुभवों का भविष्य में निर्माण कर पाएगा, तो विशेष सही दिशा में व्यक्ति का कौशल बढ़ाएगा, जो फोरसाइट को निर्माण करेगा। और इस एंगल से क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या ये चीजों का निर्माण करता है? तो साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ बिग फेल्यूर in terms of big failure in terms of creating common understanding and like-mindedness, creating sensitivity and responsiveness towards the बहुजना क्लास। तो इसी फ्रेमवर्क को, ढांचे को हम लोगों ने मद्देनजर रखते हुए 8 पॉइंट जो है सर, मुझे कितना समय है और हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट? ओके, और मैं 15 मिनट लूंगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए साथियों, हम लोगों ने जो है नेशनल पॉलिसीज के तहत ये 8 मुद्दों का हम लोगों ने सजेशन दिया है। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे विस्फोटक है बहुजनों के लिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 65 पेज में अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें अभी 5+3+3+4 ऐसी व्यवस्था की गई है। मतलब तीसरी क्लास से लेके 3 साल से लेके 6 साल तक जो है बच्चा जो है 3, 4, 5, 6, मतलब ये 5 साल जो है वो प्री प्राइमरी पढ़ेगा, पहला और दूसरा क्लास पढ़ेगा, नर्सरी
केजी और सीनियर केजी जो, और पहली और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, 3 क्लास तक, ये 5 + 3 + 3 + 4 ऐसा 8वीं तक का फ्रेमवर्क जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की संकल्पना जो है नए एजुकेशन पॉलिसीज में रखी गई है, जिसे नई एजुकेशन पॉलिसीज में 5 + 3 + 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको समझना, जो मैंने पहलू बताया है उस पहलू के एंगल से अगर आप देखते हो तो आप देखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में करीबन 16 बार जो है संस्कृत इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 16 बार जो है संस्कृत इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के 4.15, 4.16, 4.17, 22.15, 22.16 इस पॉइंट को अगर आप देखते हो, सो दे वांटेड टू क्रिएट संस्कृत नॉलेज सिस्टम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में दे एम्फसाइज ऑन क्रिएशन ऑफ संस्कृत नॉलेज सिस्टम। अब संस्कृत में इस देश के अंदर क्या चीजें अवेलेबल है? द डेडवुड ऑफ पास्ट, जो इस देश के बहुजनों को, अभी उसमें एक प्रोविजन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के तहत करिकुलम जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए कंपलसरी किया गया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को वही प्रोविजन लागू नहीं। आप देखिएगा कि वो पॉलिसी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि व्हाट अ एस्टोनाइजिंग पॉलिसी दे ब्रिंग अप, बट व्हेन यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ communication, transmissions through communications of habit of doing, feeling and thinking of what knowledge, language, belief from old belief, standards, culture from older to younger, तो वो क्या परकुलेट करने वाले हैं? 5 + 3 + 3 के उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, NCPFCCE। ये अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने जो सर्कुलेट किया है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसके तहत जो है एक करिकुलम बनेगा जो 5 + 3 + 3 8वीं कक्षा तक का ये करिकुलम बनाएगा, और जिसमें they wanted to implement संस्कृत नॉलेज सिस्टम। अब संस्कृत नॉलेज सिस्टम में what is available, ask yourself what is available in Sanskrit knowledge system? Nothing but the deadwood of Sanskrit knowledge system is nothing but deadwood of past, जो सड़ा गला घिसा पिटा नॉलेज जो है विच इज अनसाइंटिफिक, वो 5 + 3 + 3 की शिक्षा प्रणाली में ये NCPEFCE के तरफ लाने जा रहे हैं साथी। दूसरी चीज जो है उन्होंने मेंशन किया है कि सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत उन्होंने कंपलसरी किया है गवर्नमेंट स्कूलों में। देखिएगा कि ये इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 20 से 22 डिफरेंट संस्थाएं या बॉडीज वो बनाने वाले हैं, जिसमें 17 बॉडी का उल्लेख हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में किया है। ये डिफरेंट बॉडीज जो है 2024 में अगर वो जीत के आते, अभी ये जो है टोटो में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, 2024 में ये जब जीत के आएंगे तो साथियों ये इस पॉलिसी को बहुजनों को सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस पैदा ना हो,
लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, और डिवाइड एंड रूल कैसे किया जाए, इसकी तजवीज का पुरजोर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का तहत वो करने जा रहे हैं साथियों। सो संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज के साथ संस्कृत को वो कंपलसरी बनाने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये लोग जो है प्राइवेट स्कूलों को वो कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि बहुजन जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वो अच्छी शिक्षा से महरूम रहे, इसकी उन्होंने व्यवस्था की है। अब पिछले 2-1 मीटिंग से मुझे ये सवाल पूछा गया कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत फिर ऐसे क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो कुछ सॉल्यूशंस जो है मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इसका उसके पहले, वो सॉल्यूशंस को रखने के पहले, यूनिसेफ का एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सर्कुलेट किया है। वो यूनिसेफ का डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ते हो तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो बिजनेस के तरह और रिलीजन्स को इंक्लूड करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा। अगर यूनिसेफ के इस करिकुलम फ्रेमवर्क को जो हम लोगों ने आपको सर्कुलेट किया है, अगर उसमें पढ़ते हो तो यूनिसेफ ने, देखिएगा ये समाज जो है, रूलिंग समाज जो है, इस देश का रूलिंग समाज जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो क्या करता है, वो इमिटेट करता है, तो वो ये यूनिसेफ के इस डॉक्यूमेंट को 200% इमिटेट करने वाले। सो इमिटेट इस डॉक्यूमेंट यूनिसेफ के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एजुकेशन किट का उन्होंने किट बनाया है कि 5+3+3 के लोगों को क्या दिया जाए। उनका साइंटिफिक तरीके से यूनिसेफ ने अभ्यास करके अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एजुकेशन किट बनाई, जिसके तहत आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल वो 5 पहली स्टेज जो है, 5 स्टेज, फर्स्ट स्टेज नर्सरी से लेके तीसरी क्लास तक वो क्या करने वाले हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल देने वाले। दूसरा है रीडिंग्स मटेरियल देने वाले, जिसमें कार्डबोर्ड बुक है, प्लेइंग्स मटेरियल देने वाले जिसमें टॉयज है। अभी देखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बिजनेस कहां छुपा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15% लोग जो है इसको बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और साथियों, अगर बहुजनों को गुलामी से मुक्त होना है तो आपको भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, अगर 2024 में ये गवर्नमेंट आती है तो ये इम्प्लीमेंट होगी, ये इम्प्लीमेंट होती है तो बहुजनों को इसका प्रतिकार करने के लिए इस पॉलिसी को बिजनेस के रूप में भी देखना है आपको, पहली चीज। फिर है एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज, केयर गिवर मटेरियल्स। ये 5 चीजें जो है 6 साल से लेके 14 साल तक के लोगों को ये एजुकेशनल किट्स देने वाली है, और इस देश के हुक्मरान भी कम उम्रवश ये एजुकेशनल किट देने वाली है। अब ये एजुकेशनल किट में फॉर एग्जांपल कलर्ड पेंसिल लर्निंग के लिए, न्यूमरेटिव लर्निंग के लिए कलर्ड पेंसिल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं 2 से लेके 6 साल तक के लिए। तो वो कलर्ड पेंसिल के ऊपर जो खोल रबर रहता है ना, इरेजर जो रहता है ना, उसको वो क्या करते हैं, देखो अभी हाउ दे पोल्यूट द माइंड ऑफ और यंग चिल्ड्रन ऑफ बहुजना। सो वो इरेजर जो है वो छोटा भीम का इरेजर होता है। वो इरेजर जो है आ, 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 किसी देवी देवताओं का उसके ऊपर वो पोस्टर्स देते हैं। एंड इस तरह से जो है साथियों, वो ट्रांसमिशन ऑफ फीलिंग, डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ नॉलेज, कल्चर, हैबिट, एटीट्यूड, सो एंड सो फोर्थ विच आई जॉट डाउन, वो परकुलेट करते हैं। तो ये पॉलिसीज को, ये उनकी छुपे एजेंडास को
समझना बहुत जरूरी है, एंड फॉर दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो बहुजनों में जितने बिजनेसमैन हैं या जितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को बिजनेस के हिसाब से भी देखें, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पॉलिसीज के अंदर, मतलब मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में बहुजनों ने क्या करना चाहिए। तो बहुजनों ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिजनेस के हिसाब से देनी चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस वो हमारे बच्चों को देंगे, उनके हिसाब से वो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को बदलना है थ्रू इंडल्जिंग अवर सेल्फ इनटू बिजनेस एक्टिविटी, by by creating materials of art and craft, by creating material readings materials, scientific reading materials, playing materials like toy, देन एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज जिसमें हैंड एनिमल एंड पपेट्स आते हैं। वो हैंड एनिमल पपेट्स भी जब आएंगे तो वो चूहा लाएंगे, और ये चूहा जो है वो क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वो संस्कृत नॉलेज सिस्टम को क्रिएट करने वाले, तो वो चूहा क्या पढ़ाएंगे, चूहा जो है किसी एक रिस्पेक्टेबल देवता का वाहन है, ये पढ़ाएंगे साथियों हमारे बहुजनों को। और उनका बच्चा जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा, और लाइक माइंडेडनेस को ये लोग जो है अगले 30 सालों में, कोई भी पॉलिसी का सक्सेस जो होता है 30 सालों के इंटरवल में दिखता है। जब पॉलिसी आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है 30 सालों के बाद गहराई से दिखता है। तो हमारे बहुजन लोगों का ये मतलब सॉल्यूशंस, उसको हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमें इस पॉलिसी को बिजनेस की तरह देखनी। दूसरी चीज जो है, उन्होंने ये कहा है कि दे एम्फोसाइज ऑन एस्टेब्लिशिंग मेरू। मेरू मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को आह्वान करता हूं साथियों कि बहुजन जो है मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का निर्माण करें। तीसरी चीज, इस पॉलिसी के तहत 5+3 के लिए बालिका बाल वाटिका, आश्रमशाला और आंगनवाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पॉलिसी को अगर जीआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करना है, अभी 25% है, उसको 50% करना है, तो इस देश के अंदर अगले 25 सालों में, सॉरी अगले 15 सालों में 800 यूनिवर्सिटीज की, नई यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। 800 यूनिवर्सिटीज अगर वो 15 साल में, मतलब हर वीक में एक बनाते हैं, तो एक साल में 52 बनती है। 15 सालों में 800 यूनिवर्सिटी का निर्माण अगर होता है, तभी इस यूनिवर्सिटी, इस डॉक्यूमेंट के तहत जो सपने दिखाए गए, अगर वो रैशनली इंप्लीमेंट करना है तो 800 नई यूनिवर्सिटीज को निर्माण करना पड़ेगा। तो पीबीएसपी का उद्देश्य ये है कि आप सभी महानुभाव ये देखिएगा कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, कुछ समय के लिए मेरी ये गुजारिश है कि ये जो डिस्कशन जो है अपने कोर ग्रुप में ही इसको डिस्कशन करिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन अगर आप ओपनली डिस्कस करते हैं तो इसका वो अस्त्र के तहत, मतलब आपको एक भी यूनिवर्सिटी ओपन करने नहीं देंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी जो बहुजन समाज की यूनिवर्सिटी बनेगी, उसमें एजुकेशन फिलोसफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एजुकेशन फिलोसफी ऑफ am I audible to all? Yes. हाँ, सो एजुकेशन फिलोसफी ऑफ, यही हम लोग जो है यूनिवर्सिटी को बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारा बहुजन समाज का पीबीएसपी का ये उद्देश्य है, मतलब हम लोग जो है मार्ग
यस। डोंगरे सर की वॉइस में ना कुछ प्रॉब्लम है सर। हाँ सर, यस मैं करता हूँ सर। यस सर। Okay. Professor Anil Dongre ji, whether you are not audible, नहीं सर, नेट खत्म हो गया उनका। वो दूसरा मोबाइल से जोड़ रहा हूँ। हम्म। हाँ सर, डोंगरे सर तो हैं सर, मीटिंग में आ गए। आ गए? हाँ इसमें उनसे बोलिएगा सर यू आर नॉट ऑडिबल, और उनका फेस भी नजर नहीं आ रहा। डोंगरे सर, नहीं इसमें नहीं दिख रहा। नहीं जी सर। आप ऑडिबल नहीं है इस समय सर, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। अच्छा, एक बार आप जो है ना दोबारा से एक बार चालू कर दीजिएगा मीटिंग। अच्छा, चलो फिर मैं देखता हूँ सर, अगर किस तरह चालू हो जाए तो, है ना। अचानक डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? हाँ सर, वो कह रहे हैं मैं मीटिंग में घुस भी नहीं पा रहा हूँ, तो नेट की प्रॉब्लम है सर, और कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। हाँ, नेट की 97 वजह। आप इसमें से आप देखिएगा, उसमें आउटसाइड में पड़े होंगे वो 96 97 यहाँ पर।